मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी जम्मू व कश्मीर, आपकी खिदमत में निसाइयत और तानियत से भरपूर हर दौर की हज़ारों मज़लूम औरतों की कहानी क्या हाल है जाना की तीसरी किस्त पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपसे गौर से सुनेंगे। दूसरे दिन मैंने घर में इधर उधर चलना शुरू किया। मेरी ननंदें और देवर मुझे भाभी जी कहने लगे। अचानक जब ससुर पे मेरी नज़र पड़ती तो फ़ौरन घूंघट का हटती या फिर नज़रें फेर लेती। 2 मंजिला मकान बड़ा खूबसूरत, छोटे बड़े कमरों पे मुश्तमिल देख के मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी। सफ़ेद संगमरमर के फ़र्श की मलाइमत में बराबर महसूस कर रही थी कि आशिक जमील ने मेरी जानी मुस्कुराते हुए देखा तो हम दोनों की आंखों में मोहब्बत और चाहत की कौसे कज़ा दौड़ गई। दोपहर का लजीज़ खाना खाने के बाद हुजलाई और उसी के आराइश और ज़ेबाइश में मेरा शौहर, उसके भाई बहनें और दोस्त लग गए। आशिक जमील के एक वंचले दोस्त ने शरारती अंदाज में अपने मोबाइल फ़ोन पे ये गाना सुनाना शुरू किया। 2 सितारों का ज़मीं पर है मिलन नाज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन नाज की रात। 5 बजे के करीब आशिक जमील ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मेरा और उसका फ़ोटो घर के लान में पहले वालिदैन के साथ, फिर बहनों के साथ, बाद में भाइयों और फिर आखिर पर तमाम घर के अफराद के साथ खिंचवाया जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया। कैमरामैन की हदायत पर हम सब देर तक फ़ोटोज़ खिंचवाते रहे। मैं अपनी साड़ी का पल्लू संभालती रही, कभी शर्माती कभी मुस्कुराती एक नए माहौल में आ गई थी। मुझे अपनी अम्मी, पापा और बहन भाई याद आने लगे। मैंने अंदर कमरे में जाकर उन्हें फ़ोन किया, सबसे दुआ सलाम हुई, अपने खूबसूरत घर और बर के बारे में उन्हें बताया तो बहुत खुश हुए। मेरी हशाश बशाश तबीयत और हाथ बातों से उन्हें यूँ महसूस हुआ कि जैसे मैं ससुराल में नहीं मायके में हूँ। मार्च का महीना शुरू हो चुका था। बाहर की आमद थी। देखते देखते शाम के सुरमई साए फैलने लगे और साफ आसमान पे कहीं कहीं सितारे झिलमिलाने लगे। मैंने चाहा कि रसोई में जाके अपने हाथों लिप्टन चाय तैयार करूं और सबको पिलाऊं। इस इरादे से जो ही कमरे से उठ के रसोई में दाखिल हुई तो मेरी सास और ननदू ने मुझे रोक लिया और कहने लगी, नहीं भाभी जी, आप बैठी रहें, हम चाय बनाएंगी। उन्होंने मुझे चाय नहीं बनाने दी तो मैंने कहा, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, बैठे बैठे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा लो, मैं बर्तन ही धो लेती हूँ। मेरी सास बोली, तोबा तोबा बहू, ये तुम क्या कह रही हो, तुम बैठी रहो, ये सब हो जाएगा। नंदू ने लिप्टन चाय बनाई और सबको पिलाई। फिर आपस में कुछ देर तक हंसी मजाक की बातें करते रहे। रात के तकरीबन 9 बजे के बाद हम सब ने खाना खाया। मैं रात का खाना कम खाती हूँ, हस्बे मामूल मैंने खाना खाया। जब सब खाने से फारग हो गए तो मेरे दिल में चीनी डालकर दूध का एक गिलास पीने की ख्वाहिश पैदा हुई। मुझे नीम गर्म दूध का एक गिलास पिलाया गया। रात के 10 बज चुके थे। सब सोने की तैयारी करने लगे। आशिक जमील भी हुजलाई और उसी में चला गया। कोई आधे घंटे के बाद मेरी ननंदों ने मुझे सो जाने को कहा। मैं सोने के लिए उठी। मेरी ननंदें मेरे हुजलाई और उसी के दरवाजे तक आईं। मैं शर्माती लजाती कमरे में चली गई। अंदर का माहौल रंगो नूर और खुशबू का माहौल था। हर चीज़ बड़ी नफासत और तरतीब से रखी गई थी। मेरे अरमानों, ख्वाबों और चाहतों का हसीन शहज़ादा, मेरे जिस्म जान का रखवाला, मेरा शौहर आशिक जमील अपने दिल में अरमानों की पटारी लिए मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं जो ही कमरे में दाखिल हुई और दरवाजे का हैंडल अंदर से बंद किया तो फ़ौरन अपने नरम गरम बिस्तर से मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया और कहने लगा, जाना, बहुत देर कर दी आते आते। ये कहते हुए उसने मेरी जानिब अपने हाथ बढ़ाए तो मैंने उससे पूछा, पहले मुझे ये बताइए कि आपको मुझसे कितना प्यार है। उसने कोई जवाब देने के बजाय मुझे मध्यम लेकिन बड़ी सुरीली आवाज़ में गीत के ये बोल सुनाए, मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिले मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जान तुम्हें मांग लेगा। मैंने खुश होकर उससे पूछा, ये किस फिल्म का गाना है और राग कौन सा है। उसने जवाब दिया, राग का नाम है भीम पलासी और फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी। फिर हम देर तक आपस में प्यार की बातें करते रहे। मेरे दिल में ये ख्याल, एक एहसास बन के आया कि निकाह कितनी बड़ी नेमत है कि इसके ज़रिए एक अजनबी लड़का किसी अजनबी लड़की के लिए हलाल हो जाता है। मुझे यकीन है फरिश्ते हम दोनों पे बहुत खुश हुए होंगे। दूसरे दिन सुबह मेरे जागने से पहले ही आशिक जमील जाग गया था। उसने मेरे रुखे ज़ेबा पे अपना नरम ठंडा हाथ रखा तो मैं जाग गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और ये शेर सुनाया,
सुहानी रात है, ख्वाब में कुछ मोती पिरोने दो, थकी मांधी सी दुल्हन है, अभी कुछ देर सोने दो। मैंने कहा अब मुझे सोना नहीं है बल्कि बिस्तर से उठ जाना चाहिए। उसने कहा अभी बैठी रहो, मैं तुम्हारे लिए बेड टी ले आता हूँ। वो गया और किचन से मेरे लिए लिप्टन चाय का एक कप बना के ले आया। मैंने चाय पी और बाथरूम चली गई। कुछ देर बाद नहा धो के निकली तो फजर की नमाज़ कज़ा होने में अभी 20 मिनट बाकी थे। मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर कुरान पाक का एक रुकू पढ़ा। मेरी ननंदे और सास रसोई में नाश्ता तैयार करने में लगी हुई थीं। मैं रसोई में गई, सास और ननंदों को सलाम किया। ससुर जी लाबी में नाश्ता करने आए तो मैंने चेहरा छुपाते हुए उन्हें भी सलाम किया। दोपहर के बाद मैं अपने शौहर मोहतरम आशिक जमील के साथ अपने मैके चली आई। अम्मी ने हमें देखा तो दौड़ के हम दोनों को गले लगाया। पापा घर में नहीं थे। मेरी बहन रिहाना भी मेरे गले लगी, ज़ोर से मुझे भींचा, अपने जीजा को सलाम किया। इतने में जौहर और गौहर भी हमारे करीब आ गए। बड़े अदब व एहतराम के साथ अपने जीजा जी के साथ पेश आए। जब शाम को पापा घर में आए तो हम दोनों को देख के बहुत खुश हुए, मुझे गले लगाया। फिर आशिक जमील से भी मिले, खैरियत मालूम की। फिर पापा बोले, जाना बेटी, तेरे बगैर ये घर कुछ सूना सूना सा लगता है। तुम दोनों आए तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैंने कहा पापा आप फिक्र ना करें, अल्लाह ने चाहा तो हम दोनों का आना जाना लगा रहेगा। 3 दिन मैके में रहने के बाद जब मैं अपने शौहर आशिक जमील के साथ अपने घर जाने लगी तो अम्मी और पापा की आंखें अश्कबार हो गईं। मेरी आंखों में भी आंसू उमड़ आए। घर पहुंचकर आशिक जमील ने मुझे सफ़ेद संगमरमर के फर्श पर नंगे पांव चलते देखा तो कहने लगा, मुझे डर है कि तुम्हारे ये मखमली पैर कहीं इस फर्श पर फिसल न जाएं। मेरा जी चाहता है तुम मेरी हथेली पे पैर रख के चलो। मैंने कहा, देखिए इतनी नाजबरदारी भी अच्छी नहीं होती, मुझे इस फर्श पे नंगे पांव चलने में मज़ा आ रहा है। रात को खाना खाने के बाद जब हम सोने की तैयारी करने लगे तो आशिक जमील ने कहा, जाना हमारे ये शब रोज़ बड़े रंगीन, फरहत बख्श, कीमती और कभी दोबारा वापस आने वाले नहीं हैं। मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो रही है कि क्यों ना हम दोनों 1 महीने की छुट्टी लेकर जयपुर, जोधपुर, पुष्कर, अजमेर शरीफ, आगरा, हिमाचल और कश्मीर घुमाएं। तुम्हारी क्या राय है? हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम इस नई इज़्दिवाजी ज़िंदगी में कहीं घूमने चले जाएं। मैं भी अपने दफ्तर से 1 महीने की छुट्टी ले लूँगी और आप भी 1 महीने की छुट्टी ले लें। हम दोनों ने अपनी मुतफ़िका राय को अमली जमा पहनाने में देर नहीं की। मैंने 3 दिन के बाद अपने दफ्तर में जाकर 1 महीने की छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखी और अपने ऑफ़िसर को पेश की। ऑफ़िसर ने छुट्टी मंजूर कर दी। आशिक जमील ने भी ऐसा ही किया। हमने सबसे पहले अपना प्रोग्राम तरतीब दिया। तय ये पाया कि पहले हम जयपुर की तारीख़ी इमारतें, उसके बाद जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, फिर पुष्कर और अजमेर शरीफ को देखने के बाद आगरा में ताजमहल, उसके बाद हिमाचल और आखिर पे कश्मीर देख के वापस घर आ जाएंगे। हमने ज़रूरत की हर चीज़ अपने साथ उठाई। घर वालों से रुखसत लेकर जयपुर सिटी पैलेस देखने गए। सिटी पैलेस देखने बांत बांत के लोग आते हैं। टिकट लेकर अंदर गए तो बिल्कुल साफ़ सुथरा महल, यूँ लगा कि जैसे अभी राजा आके अपनी शाही कुर्सी पर बैठेगा। राज दरबार सजा हुआ देखा। रानियां कहाँ उठती बैठती थीं, उनके बच्चों के पालने देखे। अंदर हर जगह घूमते हुए मैंने हैरत व इस्तेजाब से अपने शौहर आशिक जमील से पूछा, आखिर कहाँ गए ये लोग? उसने कहा, मुझे तो ये राज दरबार सजा देख के यूँ लगता है कि जैसे आज भी अवामी राज के बदले शख्सी राज कायम हो। जयपुर सिटी पैलेस को अंदर बाहर से अच्छी तरह देखने के बाद हम आमेर का किला देखने गए। दोपहर का खाना खाने के बाद हमने निहारगढ़ किला देखा। उसके बाद जयगढ़ का किला देखा तो मेरे जहन में राजों और महाराजों का तर्ज ज़िंदगी घूम गया। शाम होने के साथ साथ हमने हवा महल देखा। गुलाबी रंग का यह हैरान कर देने वाला महल देखने के दौरान आशिक जमील ने मुझे मुखातिब करते हुए किसी शायर की ये गज़ल गुनगुनाना शुरू कर दी। ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक अदा पे निसार है, मुझे क्यों ना हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है। उसके बाद हम जोधपुर चले गए। रात को जोधपुर में एक आलीशान होटल में
ठहरे। दूसरे दिन हम मेहरानगढ़ किला देखने चले गए। काफ़ी ऊंचाई पे ये किला बहुत दूर से नज़र आया। राजू ने कितनी मेहनत से इस किले को तामीर करवाया होगा। किला देखने के लिए जब हम दोनों चढ़ाई की तरफ कदम बढ़ाने लगे तो आशिक जमील ने फ़ौरन मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। दूर ऊपर किले के करीब शहनाइयाँ और नकारा बजने की आवाज़ हमारे कानों में पड़ी और हम आहिस्ता आहिस्ता उसी के साज पर चढ़ाई चढ़ते हुए मेहरानगढ़ किले के अंदर चले गए। पुराने नक्शो निगार और कई तरह की चीज़ें देखीं। हमारी तरह और भी कई जोड़े मेहरानगढ़ किला देखने आए थे। मुझे इस किले को देखने के बाद दुनिया की नापायदारी का एहसास हुआ। दूसरे दिन हम जोधपुर में ठहरने के बाद पुष्कर चले गए। पुष्कर पहुंचने से पहले ही एक खूबसूरत मगर सुनसान सी जगह पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी तो मेरी नज़र अचानक दरख्तों के झुंड में नाचते हुए एक मोर और मोरनी पर पड़ी। मैंने फ़ौरन आशिक जमील को उनकी तरफ मुतवज्जह किया। उसने उनकी वीडियो बनाना शुरू की। हम उन्हें करीब से नाचता देख रहे थे। इतना खूबसूरत नज़ारा मैं पहली बार देख रही थी। अचानक मोर की नज़र अपने काले पंजों पर पड़ी तो उसने नाचना बंद कर दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मोरनी ने फ़ौरन उसके आंसू पी लिए। मैंने आशिक जमील को कहा, देखिए मोरनी कितनी हमदर्द है कि मोर के आंसू नीचे पड़ने नहीं दिए। आशिक जमील ने हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन जाना ये भी तो तुमने देखा कि मोर कितना नरम दिल होता है। हम दोनों एक साथ खिलखिला के हंस पड़े। तकरीबन 4 घंटे के बाद हम पुष्कर पहुँचे। जाते ही होटल बुक करवाया, फिर दोपहर का खाना खाया और घूमने चले गए। पुष्कर झील देखी। चारों तरफ मंदिर और बीच में झील। सयाहों और अकीदतमंदों की आमद और रफ्त से उस मकाम पे एक रौनक सी लगी रहती है। झील के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ पानी में गोताजनी करती हुई किनारे तक आटा और चने खाने के लिए आ रही थीं। हमने भी चने का एक पैकेट खरीदा और उन्हें खाने को दिया। मुझे उन मछलियों को देख के दादी अम्मा की लोरी याद आ गई कि जब वो हम महल्ले के बच्चों को लोरी सुनाती थी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। मैंने एक मछली को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो पकड़ते पकड़ते मेरे हाथों से फिसल गई। आशिक जमील ने मुस्कुराते हुए कहा, जाना औरत और मछली का मिजाज एक जैसा होता है, कभी एक मकाम पर नहीं ठहरती है। मैंने कहा, अच्छा मर्द भी तो मुस्तकिल मिजाज नहीं होता। आशिक जमील खामोश रहा। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। हम देर तक मछलियों के साथ खेलते रहे। 3 दिन हम पुष्कर में रहे। उसके बाद अजमेर शरीफ चले गए। वहाँ पहुँचते ही हम सब से पहले ज़ियारत पर गए, लेकिन बाहर से लेकर अंदर तक मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा। 500 से लेकर 5000 तक की रसीदें काटने वाले लोग देखे। बड़ी मुश्किल से ज़ायरीन के हजूम को चीरते हुए जब हम अल्लाह के वली की कब्र तक पहुँचे तो बहुत से मर्द और औरतों को कब्र पर सजदा करते देखा। मैंने अल्लाह से दुआ की कि हमारी जोड़ी सलामत रहे। फिर आशिक जमील ने मेरा हाथ पकड़ा और हम धक्कम धक्का की सूरत में बाहर चले आए। मुझे भूख की शिकायत महसूस हो रही थी। हम एक होटल में चले गए। होटल कमरे में अपना सामान रखने के बाद हम खाना खाने लगे। मुझे बिरयानी और आलू पराठा पसंद है, इसलिए हम दोनों ने वही खाया। खाना खाने के बाद हम कुछ थकावट सी महसूस करने लगे, इसलिए कमरे में जाकर सो गए। कोई 2 घंटे के बाद उठे और शहर में घूमने चले गए। अजमेर शरीफ में 2 दिन ठहरने के बाद हम सीधे आगरा ताजमहल देखने चले गए। ताजमहल देखने की आरज़ू मुझे बचपन से थी। मोहब्बत की बुनियाद पर कायम किया गया एक लामिसाल शाहकार को देखने की चाहत में मेरी आंखें तरस रही थीं। आगरा भी बड़ा गहमागहमी वाला शहर है। हम शाम को आगरा पहुँचे। एक खूबसूरत होटल में रात को हमारा क़याम व ताम रहा। दूसरे दिन हम दोनों ने नाश्ता वगैरह किया और नए सूट बूट में ताजमहल देखने चले गए। जो ही वहाँ पहुँचे तो उस वक़्त सयाहों का कोई ज़्यादा हजूम नहीं था। सफ़ेद संगमरमर से तामीर किया गया ताजमहल वाकई दुनिया की अजायबात में एक अजीम शाहकार है। इसका हमें बखूबी अंदाज़ा हुआ। मैंने ताजमहल का अंदरूनी और बैरूनी मंजर देखने के दौरान आशिक जमील को कहा, देखिए मोहब्बत की बुनियाद पे क्या क्या हुआ है। उसने कहा, हाँ जाना, तुम सही कह रही हो। शाहजहाँ और मुमताज़ बेगम ने आपस में ऐसी मोहब्बत की कि रहती दुनिया तक ताजमहल उनकी मोहब्बत की मिसाल पेश करता रहेगा। मैंने मजाक के तौर पर कहा, लेकिन किसी शायर ने यह भी तो सही कहा है कि मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के। आशिक जमील ने मुतअज्जिब लहजे में कहा, अरे वाह, लगता है तुम शायरी से दिलचस्पी रखती हो। मैंने कहा, मुझे अच्छे शेर याद रह जाते हैं, शुक्रिया।